जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1114 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघनाथ जितने भी विद्यार्थी लोग थे उन सभी में पैसे बंटवाए हुए थे ताकि वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन जितने भी विद्यार्थी लोग थे वो ऐसा नहीं करते हैं, वो सभी जाकर के मेघनाथ का पैसा वापस कर देते हैं। यह देखने के बाद मेघनाथ बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और वो अपना पैसा वसूलने चौल में आते हैं, क्योंकि उनका पैसा जोकू, फुलिया, मनोहर ये सभी लिए हुए थे। इसीलिए वो अपना पैसा लेने चौल में आते हैं। चौल में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती उन लोगों का करते हैं। जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे उनका वो बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी भीमराव जी के विरोधी लोग हैं वो सभी समझने वाले नहीं थे। वो फिर भी मेघनाथ का ही साथ देते हैं, ऐसा लोग थे वो। चौल में आने के बाद मेघनाथ उन सभी से ये कह रहे थे कि कितने लालची लोग हैं, इस सबका चरित्र ही खराब है। और भीमराव जी को भी वो कह रहे थे कि भीमराव, तुम दुनिया क्या ही बदलोगे, तुम्हारे चौल में ही इतने लालची लोग हैं, इतने भूखे लोग हैं। यह सुनने के बाद भी भीमराव जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि भीमराव जी भी देख रहे थे कि वो सभी लोग पैसे लिए हुए थे और इसमें भीमराव जी कुछ बोल नहीं रहे थे। उनको बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन वो लोग काम ही ऐसे किए हुए थे। और भीमराव जी इसलिए चुप थे क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए कि मेघनाथ जैसे इंसान किसी का भी नहीं हो सकते हैं, और ये लोग समझ जाए कि मेघनाथ के साथ इतना देने के बावजूद भी मेघनाथ हम लोगों को छोड़े नहीं। इसलिए भीमराव जी चुप थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये बात भीमराव जी बताते भी हैं उन सभी को कि ऐसा इंसान किसी का भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं। इतना सब हो जाने के बाद मेघनाथ उन सभी से पैसे मांगते हैं, तो सभी धीरे धीरे करके उनका पैसा दे देते हैं। तो मेघनाथ पैसे को गिनने लगते हैं, तो कुछ पैसे थे जो कम हो रहे थे। तो मेघनाथ चिल्ला के कहते हैं कि इसमें पैसे कुछ कम है, मेरा पूरा पैसा वापस करो। तो जोकू काका जीजाबाई से कहने लगते हैं कि जीजाबाई, तुम्हें जो फुलिया ने पैसे दिए हैं वो पैसा तुम इनको वापस कर दो। यह देखने के बाद मेघनाथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इस सब में जीजाबाई भी शामिल थी। लेकिन वहीं पे खड़े भीमराव जी, रमाबाई, रामजी काका, बुआ और भी जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे, शोभा काकी, दीपक, नंदू काका, पूरन काका और जितने भी विद्यार्थी लोग थे, उन सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इस चीज़ में जीजाबाई भी शामिल थी। वो सब ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि जीजाबाई इसमें भी शामिल होगी, लेकिन नहीं, जीजाबाई इसमें शामिल थी। और यह देखने के बाद मेघनाथ भी भीमराव जी से कहते हैं कि देख लो भीमराव, तुम्हारी अपनी ही आई इस चीज़ में शामिल है, अब तुम क्या ही कर लोगे। जिसके बाद मेघनाथ उनसे भी पैसे मांगने लगते हैं कि जीजाबाई, मेरा पैसा वापस करो। तो भीमराव जी जीजाबाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं इनको वापस कर देता हूँ, आप नहीं जाएंगी। मेरा घर एक सम्मानित घर है और इस तरह से ये आपकी बेइज्जती करेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप मेरे हाथ में पैसे दे दीजिए, हम इसको वापस कर देंगे। उसके बाद रमा भी आके कहती है कि हाँ, ये आपको हमसे या हमारे पति से नफरत है या विरोध करना है तो आप खुल के कीजिए, लेकिन अभी ये पैसे मुझे दे दीजिए। आप इनको नहीं दे सकती तो मुझे दे दीजिए, मैं मेघनाथ जी को वापस कर दूंगी, लेकिन आप इनके सामने जाएंगी नहीं। और फिर से भीमराव जी ये बात भी समझाते हैं कि आज तो आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि मेघनाथ जैसे इंसान किसी का भी नहीं हो सकते हैं। जब मौका मिला तब आपको अपने साथ में कर लेते हैं, जब मौका मिला तब आपको यही आदमी नीचा दिखाने लगते हैं। तो आज सब कुछ आपके सामने है, इसीलिए आप हम लोगों के साथ आ जाइए, क्योंकि ऐसा इंसान किसी का भी नहीं हो सकता है। अब आप हम लोगों के साथ आ जाइए और इनका तो विरोध, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेघनाथ जी का विरोध कीजिए, लेकिन आप हमारे साथ आ जाइए। जीजाबाई जी को तो आप लोग जानते ही है, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए वो भीमराव जी के साथ में जाना नहीं चाहती है। वो गुस्सा होकर के मतलब कि भीमराव जी को डांटने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी।
और बात रही पैसे की तो मैं खुद ही मेघनाथ को दूंगी। इतना कहने के बाद जीजाबाई खुद ही मेघनाथ को जाके पैसे वापस देती है और ये भी मेघनाथ से कहती है कि आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए इन विद्यार्थी लोगों को यहाँ से जाने के लिए, तो आप सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि ये सभी विद्यार्थी लोग पास ना हो पाए और यहाँ से कहीं चले जाए। मैं अपनी कोशिश करूँगी और जितने भी इनके जो विरोधी है सब अपना अपना कोशिश करेंगे। हम पूरी जान लगा देंगे इन सभी को पास ना होने में और इनकी पढ़ाई पे रोक लगाने के लिए। वो जितने भी वहाँ पे आदमी थे सभी के साथ खुल के जीजाबाई चैलेंज करती है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पढ़े ना। उसके बाद जब जीजाबाई उनको पैसे देती है तो मेघनाथ जी ये सब देखने के बाद जीजाबाई को पैसे वो दे देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे मैं तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ, रख लो। जिसके बाद मेघनाथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राम जी काका आते हैं और जीजाबाई से कहते हैं कि जीजाबाई तुमने अपनी ममता बेच करके ये पैसे कमाई हो तो उठा लो। तो उसके बाद जीजाबाई उस पैसे को उठा लेती है और ये भी कहती है कि भीम जैसा बेटा हो ना तो ममता बेचने में ही भलाई है। यह सब देखने के बाद रमा को अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वो जीजाबाई से बहस करने लगती है, उनके बीच में बोलती है। तो जीजाबाई भी उनका हाथ पकड़ के घर के अंदर ले जाने लगती है। तो राम जी ये देख के जीजाबाई से कहते हैं कि जीजाबाई छोड़ दो रमा का हाथ। तो जीजाबाई राम जी को भी सुनाने लगती है कि अभी आप सास बहू के बीच में नहीं बोलेंगे। इसके बाद वो वहाँ से रमा को खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है। तो जब राम जी काका उनके पीछे जाने लगते हैं तो बाला आके उनको रोकने लगते हैं कि बाबा अभी ये सास बहू का मसला है, आप बीच में ना ही बोले तो ही अच्छा है। तो यह सुनने के बाद बुआ ताली बजाते हुए बाला से कहती है कि देख लो समझा भी कौन रहा है जिसके पास खुद ही अकल नहीं है। बाला तुम्हें इन लोगों को समझाना चाहिए था जो अभी अभी मेघनाथ इन सभी की बेइज्जती करके गए। इन लोगों को समझाता तो समझ में ही आता। अगर ये लोग भीमराव का साथ नहीं दे सकते तो उनका तो कम से कम विरोध भी ना करे। ये सब वहाँ पे बातें हो रही थी और वहीं घर के अंदर जीजाबाई करुणा ये दोनों मिलके रमा को ये कह रही थी कि अब बाहर तुम तभी पढ़ाने जाओगी जब घर का काम पूरा ख़त्म होगा। घर के काम जैसे रोज़ रमाबाई करती थी, खाना बनाना, झाड़ू बहारू, ये सब कपड़ा धोना, ये सारा काम जीजाबाई उन पे सौंप देती है कि सारा काम अब तुमको ही करना पड़ेगा। अब जब सारा काम कर लोगी तो तुम्हारे पास समय बचेगा, तभी तुम जाके उन सभी को पढ़ा पाओगी। वहाँ पे भीमराव जी भी थे और बुआ भी थे। यह सब सुनने के बाद भीमराव जी जीजाबाई से कहते हैं आपको तो बस मतलब है काम से, तो काम कोई भी करेगा चलेगा। रमा पढ़ाने जरूर जाएंगी और रही बात काम करने का तो घर का जितना भी काम रमा करती है वो सारा काम मैं करूँगा। यह सुनने के बाद रमा उनसे कहती है कि नहीं आप रहने दीजिए, मैं सुबह ही जग के सारा काम कर दूंगी, नहीं तो आप ही उन लोगों को पढ़ा दीजिए, मैं घर का काम कर लूँगी। तो भीमराव जी कहते हैं कि रामा इस पे बहस मत करो, इस दोनों ने ही रात को इस पे बात कर लिए थे इसीलिए अब कोई बहस नहीं। लेकिन जीजाबाई उनको भीमराव जी को काम करने से साफ साफ मना कर रही थी कि नहीं ये काम रमा ही करेगी और मैं सभी के सामने ये बोल के आई हूँ कि अगर इसके पास समय बचेगा तो ही जाके पढ़ाएगी और हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो लोग ना पढ़ पाए। जिसके बाद भीमराव जी भी चुप नहीं रहते हैं, वो भी कहते हैं कि अगर मैं जीत पे आ गया ना तो रमा बिना काम किए हुए यहाँ से पढ़ाने जाएगी। लेकिन न्याय यही कहता है कि आपको काम से मतलब है, आपका काम होना चाहिए, तो मैं जितने भी काम है मैं करूँगा वो सारा काम। इतना कहने के बाद भीमराव जी रमा से पूछते हैं कि रमा तुम सुबह जग के कौन सा काम करती हो। तो रमा बताती है कि मैं सुबह जग के बर्तन धोती हूँ। तो भीमराव जी सारा बर्तन उठा लेते हैं और धोने जाने लगते हैं। तो यह देखने के बाद रमा को भी बुरा लगता है कि क्रांतिकारी बातें करने वाले आप बर्तन धोते हुए अच्छा नहीं लगेंगे। तो भीमराव जी बड़ी अच्छे से और विस्तार से रमा को समझाते हैं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है रमा, बस किरदार बदले हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन जीजाबाई और करुणा को यह सब देख के मजा आ रहा था कि क्रांतिकारी बातें करने वाला भीमराव अभी अगर बर्तन मालेगा और ये सब देख के उनके ही समर्थक इनसे टूट जाएंगे कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो इंसान बर्तन धो सकते हैं तो उन लोगों को क्या औकात है। यह सोच के वो लोग खुश थे।
वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल और श्यामला दोनों घर से बाहर आते हैं। श्यामला शिशुपाल जी को खाना देती है और कहती है कि आपको आने जाने में समय लगेगा, इसीलिए आप वहीं पे खा लीजिएगा। मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वो अच्छे से पढ़े, समय आने जाने में बर्बाद ना हो। यह सब वहीं पे देख रहे थे। वहाँ पे थे शिक्षा अधिकारी, मेघनाथ और पुलिस अधिकारी। इन तीनों को बहुत बुरा लग रहा था और मेघनाथ ये भी कह रहे थे उन दोनों से कि देख रहे हैं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मुसीबत मेरा बेटा ही है। तो जिसके बाद शिक्षा अधिकारी एक तरीका उनको बताते हैं कि हम आपके बेटे को जेल में कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार करवा देते हैं, ताकि कम से कम भीमराव का दाहिना हाथ तो कटेगा, उन लोगों को पढ़ाने वाला कम होगा और वो सभी लोग को थोड़ा सा परेशानी में रहेंगे, जिस वजह से अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं शिशुपाल को जेल में बंद करवा देता हूँ। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि जेल में कैसे बंद करवाएंगे बिना अपराध के। तो शिक्षा अधिकारी उनसे कहते हैं कि जाके भीमराव के खिलाफ शिशुपाल को उकसाओ, भीमराव के बारे में इतना भला बुरा कहो कि ये खुद ही गुस्सा होकर के आप पे थप्पड़ उठाए और इस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे कि पुलिस पे हाथ उठाने की वजह से हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, तो जाके इनको उकसाने के लिए। वो पुलिस अधिकारी भी थे वैसा ही करने लगते हैं। वो शिशुपाल से कहने लगते हैं कि ये भीमराव के चमचे हमेशा भीमराव के आगे पीछे घूमते रहता है और तुम लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास कितनी बंदूकें हैं। हम लोग चाहे ना तो भीमराव को अभी अभी मार सकते हैं और तुम्हारी जो वो रमा है ना, विधवा बन के जिएगी। ये सब सुनने के बाद तो शिशुपाल जी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो क्या करेंगे ये अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।